नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। ओपीएस के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन पर आंदोलन का ऐलान, आक्रोश में 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स। केंद्र एवं राज्य में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी। अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर देश में करीब 2 करोड़ कर्मचारी एवं पेंशनर आक्रोश में है। वहीं केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों और राज्य कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्यों के लाखों सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। महासंघ के 28 से 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। क्या संसद में फिर कोई बड़ा फैसला लेगी मोदी सरकार? लोकसभा में सभी सांसदों को हाजिर रहने का आदेश। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। बीते बुधवार को भी लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। इस शीतकालीन सत्र के बीच खबर आ रही है कि भाजपा एक बार फिर से संसद में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने सांसदों को संदेश भी भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अपने सभी वर्तमान सांसदों को आज यानी शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 के दिन सदन में उपस्थित रहने के लिए लाइन व्हिप जारी किया है। सूत्रों की माने तो ये व्हिप काफी अहम माना जा रहा है। खबर है कि आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में किन्हीं बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। राजस्थान में सीएम पद पर सस्पेंस के बीच अमित शाह से मिले बाबा बालकनाथ। दिल्ली में मौजूद है वसुंधरा राजे। राजस्थान में सीएम पद पर सस्पेंस के बीच तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री पद पर चर्चा के लिए दिल्ली में मौजूद है। राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत मिली है, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के किसी नेता का चयन पार्टी की ओर से किया जाना है। वसुंधरा राजे के अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी सीएम रेस की अटकलों में जोर से चल रहा है। उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की जा रही है, क्योंकि बाबा बालकनाथ भी योगी की तरह ही नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। रेवंत रेड्डी बने तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री। मल्लू भट्टी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। ये रही पूरी कैबिनेट की लिस्ट। 4 दिन की खींचातान के बाद आखिरकार रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ही ली। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों लोगों की मौजूदगी में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को शपथ दिलाई। इस खास मौके को लोगों ने खूब सेलिब्रेट भी किया। रेवंत रेड्डी के साथ मल्लू भट्टी ने उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ली। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम की रेस में कई नाम थे। अचानक खबर आई कि रेवंत रेड्डी प्रदेश के सीएम होंगे और सोमवार शाम वह शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने विरोध भी शुरू कर दिया था और शपथ ग्रहण समारोह को रद्द करना पड़ा। इसके बाद पार्टी के आलाकमान ने दिल्ली में रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि 6 बार के विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एनएम उत्तम कुमार रेड्डी और मल्लू भट्टी ने रेवंत रेड्डी का विरोध किया था। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? विजयवर्गीय बोले, रविवार को खत्म होगा सस्पेंस। शिवराज ने कहा, ये काम पार्टी का, मेरा नहीं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि कोई नया चेहरा भी आ सकता है क्या, इस पर उन्होंने कहा कि 10 तारीख का इंतजार करिए, इससे पहले मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल पर सीएम शिवराज ने कहा कि यह तय नहीं, ये तय करना पार्टी का काम है, मेरा नहीं। इधर ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के बोस लगे पोस्टर्स लगे हैं। वहीं दिल्ली में गुरुवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास भी पहुंचे थे। बता दें कि बीजेपी में मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए सीएम तय करने के लिए विचार मंथन और बैठकों का दौर जारी है। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी पर रेड्डी की मोहर। महिलाओं और किसानों को कैश मदद, 200 यूनिट फ्री बिजली, बेघरों को जमीन देगी सरकार। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। भट्टी विक्रमाकर डिप्टी सीएम बन गए हैं। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम एलबी स्टेडियम में हुआ। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। रेवंत ने शपथ लेने के तुरंत बाद 2 फाइलों पर दस्तखत भी किए। पहली फाइल चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 गारंटियों की थी। दूसरी फाइल में एक दिव्यांग महिला को नौकरी देने का वादा किया गया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय प्रगति भवन के बाहर लगी फेंस को हटवा दिया, जिसकी वजह से कई साल से लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी हो रही थी। तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग प्रभावित। स्कूल और कॉलेज लगातार चौथे दिन बंद रहे। 15 ट्रेनें कैंसिल। पीएम ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के 561 करोड़ मंजूर किए।
बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग तूफान के कारण आई बाढ़ से तमिलनाडु के 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। गुरुवार को चेन्नई आने जाने वाली 15 ट्रेनें भी कैंसिल की गई थी। 4 दिसंबर से अब तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। उधर पीएम मोदी ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 561 करोड़ के फंड को मंजूरी दे दी है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने संसद में बताया कि राज्य में 47 साल बाद ऐसे हालात बने हैं। तूफान की वजह से राज्य में 2-3 दिनों में ही 3 महीने की बारिश हो गई। चेन्नई में एक दिन में सबसे ज्यादा 50 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के कई हिस्सों में 3 दिन से बिजली और इंटरनेट बंद है। सीएम एम के स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 561.29 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर तूफान में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना भी जताई थी। चीन की रहस्यमय बीमारी का संक्रमण भारत में नई सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा बताया। कहा एम्स पहुंचे लोगों को साधारण निमोनिया था। चीन की रहस्यमय बीमारी के मरीज भारत में भी मिलने के दावों को सरकार ने झूठा बताया। सरकार ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि एम्स दिल्ली से मिले सभी मामले साधारण निमोनिया के हैं। इनका चीन की बीमारी से कोई ताल्लुकात नहीं है। जनवरी 2023 से एम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में 611 सैंपलों की जांच हुई है। इनमें से किसी में भी माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया डिटेक्ट नहीं हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर नजर बनाए हुए। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि एम्स में चीन की रहस्यमय बीमारी के 7 मामले सामने आए। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत में ये मरीज अप्रैल से सितंबर के बीच मिले थे, यानी चीन से पहले भारत में ये बीमारी आ चुकी थी। दरअसल चीन में पहली बार अक्टूबर में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के मरीज मिलने शुरू हुए थे। 23 नवंबर को पहली बार चीन मीडिया ने स्कूलों में एक रहस्यमय बीमारी फैलने की बात कही थी। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने 10 दिन पहले इस बीमारी को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी की। हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी, विभाग भी बदले जाएंगे। विज सीएमओ का टकराव, जजपा से गठबंधन समेत 4 बड़ी वजहें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की, संघ नेताओं की कई महत्वपूर्ण बैठकों और सीएम मनोहर लाल की सूबे के गवर्नर से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं काफी तेज हो गई है। सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी की 4 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो अनिल विज और सीएमओ के विवाद को माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी से किनारा करने को लेकर भी बहाने की तलाश कर रही है। कई मंत्रियों के विभागों में कामकाज को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ऐतराज जता चुका है, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल इनके विभागों में बदलाव कर अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों को साधना भी सरकार की मजबूरी बना हुआ है। वहीं सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि भाजपा एकदम से जेजेपी से किनारा नहीं करेगी, लेकिन यदि सीएम मनोहर लाल अब मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो संभावना है कि जेजेपी विधायकों को मिले इस विभागों पर वह कैंची चला सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम से भी कुछ बड़े महकमे सीएम वापस ले सकते हैं। इसे जजपा ने अगर बर्दाश्त कर लिया तो ठीक है, वरना दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग होने की संभावना है। ममता पर गिरिराज का विवादित बयान, टीएमसी का प्रदर्शन, महुआ बोली वे बेशरम माफी क्या मांगेंगे। भाजपा बोली बंगाल सीएम ने गरीबों की बेइज्जती की। संसद स्तर का कल चौथा दिन था। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने स्तर शुरू होने से पहले ही संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन कर दिया। टीएमसी के सांसदों ने उनको बर्खास्त करने की मांग की। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों की बेइज्जती किया। दरअसल बुधवार यानी 6 दिसंबर को टीएमसी सांसदों ने गिरिराज सिंह के इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे। टीएमसी ने ट्विटर पर गिरिराज सिंह के बयान को शर्मनाक बताया। इसके बाद महिला सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा बोली गिरिराज जी अपने नाम में सांडिल्य लिखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने हमें यहाँ मारा है। भारत अपने ही घर में हार गया। हमारे जो ऐसे बेशरम मंत्री है, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं। भाजपा के सारे लोग, सारे मंत्री महिलाओं को पसंद नहीं करते। एक महिला ममता बनर्जी जो बिना किसी पुरुष का सहारा लिए यहाँ तक पहुंची है, ये लोग इस बात को हजम नहीं कर पा